नमस्ते, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा देश दुनिया में आज एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूं जो आपको झकझोर देगा और बताएगा कि कर्म का फल जो होता है वह भोगना पड़ता है। चाहे आपको कर्म करते वक्त कितना भी अच्छा लगे, कितना भी सुंदर लगे, लेकिन जो उसका परिणाम होता है वह अच्छे कर्म का अच्छा होता है और बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, रावण हो या कंस हो, जब उनकी पाप का घड़ा भर गया तो उनका जो अंत हुआ वह दुनिया में एक किंवदंती बन के रह गई। वर्तमान में ही कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका जो हश्र है वह रावण और कंस के जैसे ही हुआ। उनके घर में कोई दिया जलाने के नाम के लिए नहीं बचा और ना ही अब उनकी वो शानो शौकत है और ना ही वो तरह के आयस और ठाट बाट है। लोग उनके नाम पे जो डरते थे, नाम नहीं ले सकते थे, अब उनके घर के सामने थूक कर चले जाते हैं। आपको मैं एक वाकया बताने जा रहा हूं। दिन था 13 अप्रैल 2023, दोपहर के 1:31 पे सीजीएम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उस कोर्ट के कटघरे में दो खूंखार आतंकवादी या बाहुबली कहिए उनको, उत्तर प्रदेश के खूंखार बाहुबली उस कोर्ट के सीजीएम कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर अपने कोर्ट की जिरह करते हुए सुन रहे थे। एक लोगों के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया मैसेज का नोटिफिकेशन आने के बाद कानाफूसी होने लगी कि क्या ये सही है या गलत है। इसी दौरान उस कोर्ट से एक आदमी बाहर गया और एक फोन किया। फोन करने के बाद पता चला कि ये जो मैसेज है वो 100% सही है और पूरे भारत में यह खबर आग की तरह फैल गई। यह घटना नाश होने के यानी संपूर्ण नाश होने के 2 दिन पहले की घटना थी। एक आदमी बाहर से अंदर आया और कटघरे में खड़ा मुखिया बाहुबली के कान में फुसफुसाते हुए बोला कि जो अपना तीसरा नंबर का बेटा है वह मारा गया। यह खबर की जब 100% पुष्टि हुई तो वह बाहुबली जिसके 40 सालों के कैरियर में सिर्फ दूसरे लोगों को रोते बिलखते, दूसरे लोगों को उसके नाम पे गोली खाते हुए या उसके अगेंस्ट में जाने पे मार खाते हुए ही देखा गया था, पहली बार उस आदमी के घर में किसी की मृत्यु हुई थी, वो भी गोली लगने से। और वह आदमी ऐसे फूट फूट के रोने लगा सीजीएम कोर्ट में, जैसे लगा कि नहीं ये वो बाहुबली नहीं है, यह वही आम आदमी है। जब किसी के घर में कोई हत्या या किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो करुण क्रंदन वो फैमिली करती है, उस घर का मुखिया करता है, वैसा देखने को मिला। यह घटना किसी और की नहीं है, यह घटना उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रयागराज के खूंखार आतंकवादी बाहुबली मुख्तार अंसारी के समय कालीन के रहने वाले अतीक अहमद की है। वह अतीक अहमद जो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा, वह सीजीएम कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा। आइए एक बार और हम आपको इस कहानी के पूरे डेप्थ में जाते हैं। साम्राज्य कैसे बना और साम्राज्य का नाश कैसे हुआ, इसकी मैं आपको पूरी इनसाइड स्टोरी इस किस्सा में बताने जा रहा हूं। मैं सुधीर शर्मा, देश दुनिया में मेरा सोना प्रणाम स्वीकार करें। बात है प्रयागराज के चकिया मोहल्ला में एक तांगा वाला जो तांगा चला रहा था। एक तांगे वाले का इनकम क्या है आपको पता ही होना है। एक बहुत ही सिंपल और नॉर्मल परिवार का आदमी जब अपना रोजी रोटी और भरण पोषण करता है तो वह कुछ न कुछ रोजगार चुन लेता है और उस रोजगार के दौरान से जो भी इनकम होती है उसी से उसका भरण पोषण होता है। तांगा वाले का नाम था फिरोज अहमद। उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उस बेटे का नाम पड़ा अतीक अहमद। अतीक अहमद बहुत ही शरीर से नाटा और मोटा टाइप का, बलिष्ठ टाइप का था। जैसे ही 17 साल का हुआ, 17 साल की उम्र में उसने एक मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसका नाम फैलने लगा। उसके क्षेत्र में एक चांद बाबा नाम का लोकल गुंडा हुआ करता था, उससे उसकी दोस्ती हो गई और वह दोस्ती के बल पे और तेजी से अपनी गुंडाई को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। बात आई 1989 की। 1989 में चुनाव विधानसभा का आने वाला था और अतीक अहमद उस चुनाव की तैयारी में लग गया था। रोशनबाग के एक जब्बार होटल है, वहां पे एक मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में चांद मियां मारे गए।
चांद मियां को मारने वाला कोई और नहीं, मुख्तार अंसारी ही थे। और आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी ने चांद मियां को इसलिए मार दिया कि चांद मियां को विधानसभा चुनाव की तैयारी मुख्तार अंसारी की पसंद नहीं आ रही थी, अतीक अहमद की पसंद नहीं आ रही थी, जिसके कारण दोनों में अब फूट पड़ गई थी और अतीक अहमद ने उनको अपने रास्ते से हटा दिया। अब जब विधायक बन गए और चांद मियां भी उनके रास्ते से हट गए तो हुआ और उसके गुर्गे जो थे मिलके धन और शोहरत कमाने में लग गए और प्रयागराज के सारे संपत्तियों पे अपना पारापारी कब्जा करने लगे और जहां भी विवादित संपत्ति होती थी वहां कब्जा करके लूट, डकैती, मारपीट, हत्या, अपहरण में अंधाधुंध पैसों की उगाही चालू हो गई। बात आई 1952 की। 1992 में 2.5 मिनट में 250 राउंड गोली चला उनके घर पे और गोली कोई और नहीं चला रहा था, उनका अपना छोटा भाई अशरफ चला रहा था। बातों बातों में लोगों को यह न्यूज फैला और लोगों खौफ के दायरे में जीना चालू कर दिया। 1995 में इनके जो गुर्गे थे, अतीक भाई थे, ये लोग काफिला लेके गुजर रहे थे। काफिला के दौरान एक अशोक साहू नाम का आदमी किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा था और वह गाड़ी क्रॉस करने लगा। गाड़ी क्रॉस करने के कारण उसको पकड़ के गोली मार दी गई और कहा गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा काफिला क्रॉस कर लोगे। यह उनके कुछ कारनामे हैं जो काले चिट्ठों में शुमार होते गए। 1995 बीता, हत्या, अपहरण, गुंडई, फिरौती के बल पे अपूत पैसा अर्जन की तरफ विधायक अतीक अहमद बढ़ चुके थे। 2002 में एक नस्ल नाम की पार्षद थी जो इनके खिलाफ आवाज उठा रही थी प्रयागराज में, उसको भी गोलियों से खून दिया गया इनके कहने पे और इनके गुर्गों के द्वारा। 2003 में बीजेपी नेता अशरफ थे जो इनके अपने ही मोहल्ले के रहने वाले थे और वह इनके कारगुजारियों पे क्वेश्चन मार्क लगाने लगे थे, जिनके एवज में उनको गोली मिली और सरेआम उनको गोली से खून दिया गया। वक्त बदलता रहा, 5 बार का विधायक लगातार रहने के बाद उनको मन हुआ कि क्यों ना अब मैं सांसद बनूं और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रियन के तौर पे चलूं। और उनको उत्तर प्रदेश का एक क्षत्रिय पार्टी अपना सांसदी का टिकट फूलपुर से दिया और वह टिकट से जीत भी गए। 2003 में विधानसभा चुनाव होने थे और विधानसभा चुनाव में प्रयागराज के पश्चिमी सीट से इनके छोटे भाई की दावेदारी हुई अशरफ। उसी दौरान उनके करीबी मित्र राजूपाल हुआ करते थे जिनको बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिल गया। अशरफ चुनाव में हारे और बीएसपी के समर्थित उम्मीदवार जो थे राजूपाल, वह जीत गए। ये कैसे हो सकता है कि हमारे खड़ा होने पे तुम उठो और जीत भी जाओ। दिन आया 25 जनवरी 2005, राजूपाल एक हॉस्पिटल से अपने कुछ लोगों से मिल के निकल रहे थे। उनको यूनिवर्सिटी गेट के सामने 19 गोलियां मारी गई। 19 गोलियां लगने के बाद उनके साथ संदीप यादव और एक देवेंद्र सिंह करके सिपाही थे, उनको भी गोली लगी, वो भी वहीं पे मर गए। उनके 2 लोग जो उनके साथ थे राजूपाल के, उनको किसी तरह उठा के ऑटो में लेके हॉस्पिटल के लिए गए। जब अतीक के गुर्गों को लगा कि अभी ये जिंदा है, 5 किलोमीटर तक गाड़ी से दौड़ाया गया। आगे आगे टेम्पू और पीछे पीछे जो 44 गाड़ी थी वह लगी हुई थी और फिर पकड़ के दोबारा उनको 19 गोली और मारी गई। यह वारदात उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। लेकिन जो शासन था वह था बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी के शासन होने के कारण, सिटिंग विधायक को गोली लगने के कारण मायावती जी ने इनके ऊपर कुर्की का भी काम किया और इनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का बहुत जबरदस्त कदम उठाया। लेकिन अपनी पैठ उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्षेत्रीय पार्टियों से, जिससे समाजवादी पार्टी से इनकी पकड़ मजबूत होने के कारण बहुत जगहों पे बच के निकल जाते थे। अब बात आई 2015 की। आबिद प्रधान थे, आबिद प्रधान के ड्राइवर सुरजीत थे और अलकमा, ये दोनों को गोलियों से भून दिया गया। अब चूंकि ये सांसद हो गए थे और लखनऊ और दिल्ली का आना जाना हो गया था, तो लखनऊ की प्रॉपर्टियों पर नजर पड़ने लगी थी। लखनऊ में सुनील बिजलानी को इन्होंने अपना निर्माण पे जाके बोला कि तुम इस काम को अब मत करो, यह प्रॉपर्टी मेरी है और इधर अब ताकना बंद कर दो। इसमें बिजलानी ने अधिकारियों से
पैरवी लगाया और ये मैटर कोर्ट चला गया, आज तक कोर्ट में लटका हुआ है। मैटर आया 2008 में, एक प्रॉपर्टी डीलर था। अब चूंकि सरकार भी बदल गई थी, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार हट गई थी और बाबा की सरकार बन गई थी, योगी आदित्यनाथ बाबा की सरकार बन गई थी। और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही इनके साम्राज्य का पतन होना चालू हो गया। 2018 में मोहित जायसवाल जो एक रियल एस्टेट कारोबारी था, इनको उठाया गया लखनऊ से और वहां से देवरिया जेल में लाके उसको काफी मारा पीटा गया। उसके 40 करोड़ रुपए की संपत्ति पे अपना नाम चढ़वा लिया गया जबरदस्ती, और उसकी एक एसयूवी गाड़ी थी, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया। जब वो बाहर आके मीडिया को बताया तो कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन जेल से एक 44 सेकंड की वीडियो बाहर आ गई और वह वीडियो बताया कि सरकार बदलने के बाद भी अतीक अहमद जो है वह कमजोर नहीं पड़ा है, अभी भी उसका अपना एक जलवा है और खौफ बना हुआ है, बरकरार है। लेकिन बाबा को यह बात नागवार गुजर रही थी और अभी मैटर चल ही रहा था, राजनीतिक गलियारों में चल ही रहा था कि इसका कैसे सफाया किया जाए, किसका प्रभाव है, किसका इसके ऊपर हाथ है। तब तक एक घटना और घट गई और वह घटना कहीं और की नहीं थी, 24 फरवरी 2023 की घटना है। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल नाम का एक वकील, जो कि राजू पाल का दोस्त था और उसके केस की पैरवी करता और उसके साथ साथ चश्मदीद गवाह भी था, उसके घर के सामने फिल्मी स्टाइल में, उसके घर के आसपास 5-7 लोग खड़े होके, कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई मोबाइल का रिचार्ज करा रहा है, कोई उसको द्वार पे खड़ा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। जैसे ही वहां पे उमेश पाल आए, उनको गोलियों से भून दिया गया उनके घर में ही। उसके साथ 2 पुलिस वाले मारे गए। जब 2 पुलिस वाले मारे गए तो पुलिस वालों के मारने के कारण पुलिस की नींद खुली। इतने हत्याओं होने के बाद भी पुलिस अभी तक प्रदेश सरकार के दबाव में रहती थी, लेकिन जैसे ही सिपाही मारे गए पुलिस अपने पे आ गई और ठीक उसके 48 घंटे के अंदर उनके तीसरे नंबर का लड़का, जो कि उसमें था, उमेश पाल के हत्याकांड में थे, गुलाम अशरफ, साबिर, पिंटू, ये नामजद थे। उसमें से जो तीसरे नंबर का लड़का असद था वो भी था नामजद, और वह झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। यही खबर उस दिन सीजीएम कोर्ट में आई हुई थी और जैसे सीजीएम कोर्ट में नोटिफिकेशन आया, फफक कर रोने लगा। 23, 24 उसके गम की रातें थी। 25 को पुलिस रिमांड पे चुकी, अतीक अहमद जेल में था और अतीक अहमद के जेल में होने के कारण उसको एक चिकित्सालय परीक्षण के लिए उसको हॉस्पिटल प्रयागराज में ही ले जाया जा रहा था। उसी दौरान मीडिया वर्दीधारी 2 लोग आए और अशरफ और अतीक अहमद दोनों को गोलियों से पुलिस के सामने ही भून डाला। ऐसे हुआ अतीक अहमद और उसके साम्राज्य का अंत। अतीक अहमद मारा गया, उसके 2 लड़के मारे गए, उसकी बीवी शाइस्ता खान गुमनामी की जिंदगी जीने लगी, पुलिस से फरार हो गई। पुलिस सारे प्रॉपर्टी को सील कर लिए और जो भी उसके 3 लड़के बचे हैं वो सारे के सारे जेल में। आज तक हम लोगों ने अपने पौराणिक चीजों में सुना है कि रावण और कंस का कैसे अंत होता है, हमने अपने आंखों के सामने इसको देखा और हम सोचे कि आपको बताएं कि कर्म का परिणाम क्या होता है। अगर कर्म के परिणाम में विश्वास नहीं है तो कर्म करके देखिए, उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। अतीक अहमद का अंत प्रयागराज वासियों के लिए एक शांति का संदेश था, शांति से जीने का आसरा था, एक नए युग का निर्माण था। चूंकि विधानसभा में यह मैटर इतना उठ चुका था, योगी आदित्यनाथ जी भी कसम खा लिए थे कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और महीना नहीं बीता पूरे परिवार को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अतीक अहमद और उसके भाई भी वहीं गोली पे मार दिए गए। यह अंत हुआ एक ऐसे आतताई और एक ऐसे देशद्रोही और एक ऐसे बाहुबली का, जिसने जो भी उसके संपर्क में आया अगर उसके फायदे के अगेंस्ट में रहा तो उसने गलत ही नजर से देखा और उसका अंत ही किया। इसी के साथ मेरा ये अतीक अहमद के ऊपर जो इनसाइड स्टोरी है वह समाप्त हो रही है। आप लोगों को कैसा लगा इसका जवाब जरूर दें और इसके अगर पसंद आ रही है तो प्लीज
इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्ते, मैं सुधीर शर्मा, देश दुनिया में आपके सामने एक बार और।